हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का चैप्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र का पार्ट 3। हमने इसके 2 पार्ट पूरे कर लिए हैं, जिसमें हमने इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, नाटक जो मौलिक और अनुदित हैं, निबंध संग्रह, निबंध और काव्य कृतियाँ तक पढ़ लिया है। आज हम शुरू करेंगे इनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास और इनके बारे में जो भी कुछ और है, जैसे कि इन्होंने कौन सी शैली का इस्तेमाल किया, उनकी भाषा कैसी थी, कौन से अलंकार यूज़ करते थे। धीरे धीरे इनके बारे में एक एक करके रीड करते हैं। तो इनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं, इसमें कहानी उन्होंने ज़्यादा नहीं लिखी, इनकी एक ही कहानी है, अद्भुत अपूर्व स्वपन। यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखे हैं, सरयू पार की यात्रा और लखनऊ। और आत्मकथा इन्होंने लिखी है, एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। इस आत्मकथा से संबंधित क्वेश्चन आता है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसके द्वारा लिखा गया है, या फिर लिखा जा सकता है कि आत्मकथा बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और इसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ये भी होगा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। हम इस पर टिक कर देंगे। अब है उपन्यास। उपन्यास इन्होंने लिखे हैं 2, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। तो यहाँ तक इनकी काव्य कृतियाँ, उपन्यास, आत्मकथा वगैरह सब पढ़ चुके हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा और कुछ पढ़ लेते हैं। तो भारतेंदु जी की यह विशेषता रही कि जहाँ उन्होंने ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर कविता लिखी, वहाँ उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को भी अपनाया। भारतेंदु की रचनाओं में अंग्रेजी शासन का विरोध था, स्वतंत्रता के लिए उद्दाम आशंका, आकांक्षा और जातीय भावबोध की झलक मिलती है कि वो स्वतंत्रता के लिए कितनी आकांक्षा रखते थे, कितने क्रेजी थे कि जल्दी से जल्दी हमारे देश को स्वतंत्रता मिले। उसके लिए अंग्रेजी शासकों का वो विरोध भी करते थे। और इसमें जातीय भावबोध की भी झलकता उनके कलाकृतियों में मिलती है। तो सामंती जकड़े में फंसे समाज में आधुनिक चेतना के प्रसार के लिए लोगों को संगठित करने का प्रयास करना उस ज़माने में एक नई ही बात थी, क्योंकि उस ज़माने में अंग्रेज़ों के शासनकाल में कोई इतनी हिम्मत नहीं कर पाता था कि लोगों को आधुनिक चेतना के लिए जागृत करें और आधुनिक चेतना का प्रसार करें, लोगों को संगठित करें। ये बहुत मुश्किल हुआ करता था। ये एक नई बात थी जो उन्होंने शुरू की थी। उनके साहित्य और नवीन विचारों में उस समय के तमाम साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों को झकझोर के रख दिया, और उनके इर्द गिर्द राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत लेखों का एक ऐसा समूह बन गया जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। अर्थात उन्होंने अपना खुद का एक मंडल बना लिया, जिसको भारतेंदु मंडल कहते हैं। इसमें बहुत जो उस समय के बुद्धिजीवी लेखक थे, उन्होंने सब आपस में इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना लिया, जिसको भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया। तो विषय के अनुसार उनकी कविता श्रृंगार प्रधान, भक्ति प्रधान, सामाजिक समस्या प्रधान तथा राष्ट्र प्रेम प्रधान है। तो उनके जो कविताएं थी उसमें सभी कुछ मिलता था। वो श्रृंगार प्रधान भी होती थी, भक्ति प्रधान भी होती थी, सामाजिक समस्या प्रधान भी होती थी और राष्ट्र प्रधान भी हुआ करती थी। तो श्रृंगार रस प्रधान उनकी कविताओं में क्या था? भारतेंदु जी ने श्रृंगार के वियोग और संयोग दोनों ही पक्षों का सुंदर चित्रण किया है। जैसे हमें पता है कि श्रृंगार रस में 2 संयोग होते हैं, एक तो 2 पक्ष होते हैं, एक तो संयोग और एक वियोग। तो संयोग में जब होता है कि जो प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं, वो संयोग होता है, या फिर वो बिछुड़ जाते हैं। और प्रेमी प्रेमिका ही नहीं, जैसे कि राधा और कृष्ण का प्रेम भी कह सकते हैं, वो एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो वो जब वो वियोग हुआ या संयोग हुआ, इस तरह के वो पक्षों को चित्रण करते थे सुंदर। तो वियोगावस्था का एक चित्र देखिए। अब इसमें यह है कि इससे ना कनेक्टेड जो भी उनकी पंक्तियाँ आएंगी, जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो पेपर में आती हैं, उससे कनेक्टेड भी हमारा इसमें कवर हो जाएगा कि ये पेपर में आता है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। और 2 या 1 पंक्ति दे दी जाती है या 4 पंक्ति दे दी जाती हैं, तो हमें पहचानना होता है। तो हम इसके बारे में भी सारा हमारी यहीं से हमें जानकारी मिलती रहेगी। जैसे योगावस्था का एक चित्र की पंक्तियाँ उन्होंने लिखी हैं। देखो एक बार हूँ न नैन भरी तो ही याते, जौन जौन लोके जहीं तहीं पछताएगी, बिना प्राण प्यारे भय दर से तिहारे हाय, देखी लीजो आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। तो पेपर में ये आ सकता है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो आप टिक कर सकते हो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। अब इसी तरह ये तो था उनका श्रृंगार पक्ष। अब भक्ति प्रधान काव्य उन्होंने कैसे लिखा? भारतेंदु जी कृष्ण जी के भक्त थे और पुष्टि मार्ग के मानने वाले थे। उनकी कविता में सच्ची भक्ति भावना के दर्शन होते हैं।
वे कामना करते हैं कि बोल्यूं करे नुपुर स्त्रीननी के निकट सदा, पद तल माही मन मेरी बिरहोई करे, बाज्यो करे बंसी धुरी पूरी रोम रोम, मुख मनी मुस्कानी मंद मन ही हास्योद करे। तो ये इनकी पंक्तियाँ भक्ति प्रधान हैं और इसमें से भी जैसे आ सकता है भारतेंदु जी की पंक्तियाँ कौन सी हैं और इसमें कोई 4 पंक्तियाँ दे दे तो आप ये बोल्यो करे नुपुर स्त्रीननी के निकट सदा, इस पर आप टिक कर सकते हैं। अब आ गया हमारा सामाजिक प्रधान समस्या प्रधान। भारतेंदु जी ने अपने काव्य में अनेक सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर तीखे व्यंग किए। महाजनों और रिश्वत लेने वालों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। वो महाजनों और रिश्वत लेने वालों के लिए लिखते हैं, चूरन अमले जो सब खाते, दूनी रिश्वत तुरंत पचाते, चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। तो ये है इनके अंधेर नगरी नाटक से ली गई पंक्तियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुकी हैं। राष्ट्र प्रेम से संबंधित वो लिखते हैं, भारतेंदु जी के काव्य में राष्ट्र प्रेम की भावना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। भारत के प्राचीन गौरव की झांकी वे इन शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। भारत के भुज बल जग रंचित, भारत विद्या लही सब सिंचित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपित संथारा। तो भारत के भय से पूरा संसार कांप जाता है। ये उन्होंने अपने राष्ट्र प्रेम के लिए, अपने भारत के लिए लिखी हैं। भारतेंदु जी प्राकृतिक चित्रण की भी में भी अपनी कृतियाँ लिखते थे। प्रकृति चित्रण में भारतेंदु जी को अधिक सफलता नहीं मिली क्योंकि वह मानव प्रकृति के शिल्पी थे। बाह्य प्रकृति से उनका मम रूपेण नहीं रम पाया। अतः उनके अधिकांश प्रकृति चित्रण में मानव हृदय को आकर्षित करने की शक्ति का अभाव था। चंद्रावली नाटक के यमुना वर्णन में अवश्य सजीवता है और उसकी उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं नवीनता लिए हुए हैं, क्योंकि वो तो मानव प्रकृति के शिल्पी थे, अंदर की बात को जानते थे, मानव मन को जानते थे। तो बाहरी जो प्राकृतिक चित्रण था वो उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि वो उसके लिए इतने समर्पित नहीं थे कि बाहरी प्रकृति को ढंग से देख पाते, क्योंकि वो उनका सारा जो ध्यान था वो मानव के अंदर की प्रकृति को और अपने देश के लिए बहुत कुछ कर जाने के लिए ही उनका ध्यान रहता था। तो इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने फिर भी बहुत अच्छी कोशिश की है इसमें चंद्रावती नाटिका में, जो कि यमुना का वर्णन किया है उन्होंने। इसमें है, कै पिए पद उपमान, जान ये निज उर धारत, के मुख पर बहु भृंगन मिस स्तुति उच्चारत, के ब्रज तिगन बदन कमल की झलकत झाई, कई ब्रज हरिपद परस हेतु कमला बहुआई। तो प्रकृति वर्णन का ये उदाहरण देखिए जिसमें यमुना की शोभा का कितना दर्शनीय चित्रण है। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन ही मनु सुहाए। इसमें उनकी प्रकृति चित्रण बहुत ही कमाल का है और ये 2 पंक्तियाँ पेपर में आती हैं कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, ठीक है, या भारतेंदु जी की पंक्तियाँ कौन सी हैं, और इस पर आप, इसमें ऑप्शन में दिया होगा, इस पर आप टिक कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनकी भाषा के बारे में कि इनकी भाषा कैसी थी, कौन सी भाषा में लिखा करते थे। वैसे तो ये खड़ी बोली के समर्थक थे, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत उर्दू और ब्रज भाषा भी लिखा करते थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। भारतेंदु के समय में राजकाल और संभ्रांत वर्ग की भाषा फारसी थी। जब उन्होंने भारतेंदु जी का कार्यकाल था, जब वो उस समय वो कविता लिखते थे, तो जो संभ्रांत वर्ग यानी कि जो उच्च स्तरीय वर्ग की भाषा थी ना, वो या तो फारसी थी और वहीं कहीं कहीं अंग्रेजी का वर्चस्व भी बढ़ता जा रहा था। साहित्य में ब्रज भाषा का बोलबाला था, फारसी के प्रभाव वाली उर्दू भी चलन में आ गई थी। तो ऐसे समय में भारतेंदु ने लोक भाषा और फारसी से मुक्त उर्दू के आधार पर खड़ी बोली का विकास किया। तो उस समय में जब या तो फारसी भाषा थी या फिर अंग्रेजी थी और जो साहित्य लिखा जाता था वो ब्रज भाषा में लिखा जाता था। तो फारसी के प्रभाव वाली उर्दू भी चलन में थी, जिसमें थोड़ा उर्दू और थोड़ा फारसी का प्रभाव था। उस समय भारतेंदु जी ने क्या करा, लोक भाषा और फारसी से मुक्त, ना कोई लोक भाषा यूज़ करते थे जैसे कि ब्रज भाषा, ना ही फारसी यूज़ करते थे। वो उर्दू के आधार पर, जो थोड़ी बहुत उर्दू के आधार पर खड़ी बोली का उन्होंने विकास किया। तो वहीं से खड़ी बोली का विकास आता है। तो आज जो हिंदी हम लिखते बोलते हैं वह भारतेंदु जी की ही देन है। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है, तो वह है भारतेंदु जी। तो केवल भाषा ही नहीं, साहित्य में भी उन्होंने नवीन आधुनिक चेतना का समावेश किया और साहित्य को जन से जोड़ा। भारतेंदु की रचन धर्मिता में दोहरापन दिखता था।
कविता जहाँ वे ब्रज भाषा में लिखते थे वहीं बाकी विधाओं में सफल हाथ खड़ी बोली में आजमाया। तो क्या करते थे, वैसे तो भारतीय खड़ी बोली के वो जनक कहलाए, तो वो अपना जो गद्य विधाएँ थी ना, उपन्यास कहानी वगैरह, वो सब तो खड़ी बोली में लिखा करते थे। लेकिन एक बात थी कविता, उसको वो उस कविता को हमेशा ज़्यादातर वो ब्रज भाषा में ही लिखते थे, तो उसमें वो खड़ी बोली में नहीं लिखते थे, क्योंकि पहले के जो साहित्यकार थे वो ये समझते थे कि कविता तो खड़ी बोली में नहीं लिखी जा सकती, सिर्फ गद्य लिखा जा सकता है, पद्य अर्थात कविता को ब्रज भाषा या अवधि में ही लिखा जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने कविता तो लिखी थी ब्रज भाषा में और बाकी जो अन्य गद्य विधाएँ थी वो लिखी थी खड़ी बोली में। तो सही मायने में कहें तो भारतेंदु आधुनिक खड़ी बोली के गद्य के उन्नायक हैं। तो उन्होंने खड़ी बोली में सिर्फ गद्य लिखा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारतेंदु आधुनिक बोली के उन्नायक हैं, तो इसमें डैश आ सकता है नीचे ऑप्शंस में, गद्य, पद्य, कविता वगैरह, तो आप इसे गद्य पर टिक करेंगे। तो भारतेंदु जी के काव्य की प्रधानता जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। उन्होंने ब्रज भाषा के अप्रचलित शब्दों को छोड़कर उसके परिष्कृत रूप को अपनाया था। जो ब्रज भाषा में अप्रचलित शब्द थे, जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया था, और जो ज़्यादा यूज़ होते थे, परिष्कृत थे, उन्हीं शब्दों को उन्होंने अपनाया। उनकी भाषा में जहाँ तहाँ उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी आ जाते थे, तो वो उन्हीं शब्दों को यूज़ करते थे, चाहे वो ब्रज भाषा के हों, उर्दू के या अंग्रेजी के, जो उस समय प्रचलन में थे। उनकी गद्य की भाषा सरल और बहुत ही व्यवहारिक हुआ करती थी। मुहावरों का प्रयोग वो कुशलतापूर्वक करते थे। तो अपनी भाषा में अपने जो लेखन था उसमें वो मुहावरों का प्रयोग बहुत कुशलतापूर्वक कर लिया करते थे। अब हम पढ़ते हैं कि उनकी शैली कैसी थी, किस शैली में वो अपने साहित्य को लिखते थे। तो भारतेंदु जी के काव्य में निम्नलिखित शैलियों के दर्शन होते हैं। पहली बात, रीतिकालीन रसपूर्ण अलंकार शैली। तो जब क्योंकि रीतिकाल के बाद ही आधुनिक काल आया था, उसमें भारतेंदु काल पहले है, उसके बाद है हमारा द्विवेदी काल, फिर छायावाद। तो इसमें रीतिकालीन उस समय ना श्रृंगार रस का ज़्यादा बोलबाला था, तो रसपूर्ण अलंकार शैली भी उन्होंने लिखी, वो श्रृंगारिक कविताओं में यूज़ करते थे उसे। भावनात्मक शैली में वो लिखते थे भक्ति के पदों को, और व्यंग्यात्मक शैली में लिखते थे वो समाज सुधार की रचनाओं को, और उद्बोधन शैली में लिखते थे वो देश प्रेम की कविताओं को। यानी कि उन्होंने अलग अलग पार्ट कर रखे थे कि अगर वो कविता लिखेंगे तो रसपूर्ण अलंकार शैली में लिखेंगे, भक्ति के पद लिखते थे तो वो भावात्मक शैली अपना लेते थे, जिससे कि ऐसा लगता था कि वो बहुत भाव से भगवान से जुड़े हुए हैं। समाज सुधार की रचनाएं करते थे, तो क्योंकि समाज सुधार करना था, उस समय बहुत कुरीतियाँ फैली हुई थी, तो व्यंग्यात्मक शैली में लिखते थे जो सीधे लोगों के दिमाग पर असर करे, और देश प्रेम की कविताओं को लिखते थे उद्बोधन शैली में। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं। तो अभी भी बहुत कुछ उनके बारे में जानना बाकी है, तो उनके बारे में तो जितना भी जाना जाए कम है, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। तो इस वीडियो में हम इतना ही, इससे आगे का हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।